वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास में हमने थोड़ा सा आइडिया कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म स्वरूपीय समावता के बारे में लिया था कि कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म उसमें ऐसे समावयवी आते हैं जो सामान्य ताप पर एक दूसरे के अंदर बदलते रहते हैं, एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर के अंदर। अब जब ये इस तरीके से एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं तो इनके अस्तित्व का पता ही नहीं चलता। हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि इस समय कौन सा आइसोमर है और फिर वो दूसरे के अंदर कन्वर्ट हुआ तो उसको भी हम नहीं पहचान पाते हैं। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर में इनमें ये एक दूसरे में बदलने का सिलसिला चलता रहता है। बस इनको हम जो निम्न ताप होता है उसमें इनका ये परिवर्तन होने का जो क्रम है वो रुक जाता है, क्योंकि उसमें एनर्जी उनको नहीं मिल पाती है एक दूसरे में बदलने के कारण। तब हम इनके अस्तित्व का पता लगा सकते हैं। तो ऐसे समावयवी को हम कॉन्फॉर्मेशनल या स्वरूपण कहते हैं। और ये क्यों बनते हैं? क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड है उसके अंदर फ्री रोटेशन होता है, उसके कारण ये बनते हैं। इस कारण से इनको हम रोटेशनल आइसोमर्स भी कहते हैं और इस फिनोमिना को हम रोटेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर लिया था। आज हम लेते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं और एग्जाम्पल से इसको हम समझाएंगे। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन, एथेन का स्वरूपीय विश्लेषण। जैसा कि हम सब जानते हैं एथेन का फॉर्मूला C2H6 है। उसके अंदर 2 कार्बन हैं और जो दोनों कार्बन हैं वो एक दूसरे से सिग्मा बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए रहते हैं और हर कार्बन के ऊपर 3-3 हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं। या हम कह दें कि एक कार्बन जो है वो CH3, एक में जो ग्रुप है वो CH3 ग्रुप है और दूसरा जो ग्रुप है वो भी CH3 है। तो इस तरीके से ये इथेन का फॉर्मूला हमने समझाया जो कि सभी जानते हैं। अब हम इस इथेन के स्वरूपण के लिए अणु के कार्बन कार्बन अक्ष में एक मैथिल समूह को स्थिर करके दूसरे मैथिल समूह को घुमाते हैं। जो 2 मैथिल समूह हैं उसमें से एक मैथिल ग्रुप को तो हम स्टेबल कर देते हैं और दूसरे को हम घुमाते हैं। तो उसके कारण उसके अंदर कई सारे स्वरूपण संभव होते हैं। पर इसके अंदर जो मेन स्वरूपण है वो 2 टाइप के होते हैं। एक कहलाता है इक्लिप्स और दूसरा कहलाता है स्टैगर्ड। इक्लिप्स को हम कहते हैं ग्रसित और स्टैगर्ड को हम कहते हैं अंतरित स्वरूपण। ये 2 स्वरूपण इसके अंदर मेन बनते हैं। ये जो स्वरूपण है वो उसमें जो ग्रसित इक्लिप्स्ड है वो और स्टैगर्ड जो है वो हमने यहाँ पर डायग्राम के फॉर्म में भी बताए हैं कि कैसे ये दोनों फॉर्म बनती है। इसके अंदर जो ग्रसित स्वरूपण है या हम कहें कि जो इक्लिप्स है उसमें एक कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु के आमने सामने आ जाते हैं और वो एक दूसरे वो इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं कि मानो एक दूसरे को उन्होंने ढक लिया। इसी कारण से इसका नाम ग्रसित या इक्लिप्स कहते हैं, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं और एक दूसरे को ढक लेते हैं, ग्रसित कर लेते हैं, इसलिए इनका नाम ग्रसित या इक्लिप्स है। ऐसी स्थिति में कार्बन हाइड्रोजन के बंध इलेक्ट्रॉनों में परस्पर अति निकट होने के कारण इनमें प्रतिकर्षण होता है और अणु की ऊर्जा अधिकतम होती है। जबकि जो दूसरा वाला है स्टैगर्ड अंतरित ग्रुप, उसमें दोनों कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हैं, जिससे कार्बन हाइड्रोजन बंध इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है और ये न्यूनतम ऊर्जा वाली सबसे अधिक स्थायी व्यवस्था होती है। तो जो ये इक्लिप्स फॉर्म है उस इक्लिप्स फॉर्म के अंदर
वो अधिकतम ऊर्जा वाली होती है, जबकि जो स्टैगर्ड फॉर्म है वो न्यूनतम ऊर्जा वाली होती है। इस कारण से ये वाली स्टैगर्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। इसको हमने यहाँ पर डायग्राम से समझाया कि ये जो पहला वाला है उसमें ये एक दूसरे हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर दूर है, क्योंकि ये स्टैगर्ड फॉर्म है, और स्टैगर्ड फॉर्म में एक दूसरे से दूर है। इस कारण से इसमें रिपल्शन भी कम होता है। रिपल्शन कम होता है इस कारण से ये लोअर एनर्जी वाली है, और लोअर एनर्जी होने के कारण ये स्टेबल स्टेज होती है। जबकि दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर बताया है वो इक्लिप्स का है। इसमें ये हाइड्रोजन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, बिल्कुल ये एक दूसरे से पास होते हैं। इस कारण से इसमें रिपल्शन ज़्यादा होता है। रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण ये हायर एनर्जी के होते हैं, और हायर एनर्जी के होने के कारण इनके अंदर स्टेबिलिटी कम होती है। तो इन दोनों जो स्टैगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म है, इन दोनों में केवल 3 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा का ही अंतर होता है। ये इतनी सी ऊर्जा ले दे के एक दूसरे के अंदर तेजी से बदलते रहते हैं, अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। अब और जब टेम्परेचर कम होता है उस समय इनको इतनी भी एनर्जी नहीं मिल पाती है। इस कारण से इनका ये भिन्न भिन्न अस्तित्व होता है, ये दोनों फॉर्म मिलती है। बाकी अन्यथा नॉर्मल टेम्परेचर पर केवल 3 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा का अंतर होने पे ये एक दूसरे के अंदर बदलते रहते हैं। तो ये था एथेन का स्वरूपीय विश्लेषण। अब इसी तरीके से हम लेते हैं एक एग्जाम्पल और वो है ब्यूटेन का। तो कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के अंदर ये इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा। तो 4 कार्बन एटम है, और उसमें कार्बन जो सेकंड कार्बन है वो थर्ड से जुड़ा हुआ है, और उस सेकंड के ऊपर भी CH3 ग्रुप और एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। इसी तरीके से दूसरे कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन और CH3 लगे हुए हैं। तो इसमें ये जो नॉर्मल ब्यूटेन है इसकी थोड़ी सी स्थिति अलग है। इसमें कार्बन के दोनों परमाणु पर 2-2 हाइड्रोजन परमाणु और एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। इस ब्यूटेन के अंदर 4 स्वरूपण बनते हैं। एक कहलाता है फुल्ली इक्लिप्स, दूसरा जो है वो है गॉश फॉर्म, और तीसरी जो है वो है इक्लिप्स फॉर्म, और लास्ट 4th जो है वो है स्टैगर्ड फॉर्म। तो इथेन के अंदर 2 फॉर्म बनी थी, ब्यूटेन के अंदर इस तरीके से ये 4 फॉर्म इसमें बनती है। पहला जो है फुल्ली इक्लिप्स, इसके अंदर दोनों कार्बन परमाणुओं के मेथिल ग्रुप आमने सामने आ जाते हैं, और जब दोनों मेथिल ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं इसलिए इसके अंदर रिपल्शन ज़्यादा होता है, और जब रिपल्शन ज़्यादा होता है तो इनकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है, और ज़्यादा एनर्जी वाला हमेशा कम स्टेबल होता है। तो ये फुल्ली इक्लिप्स जिसके अंदर मेथिल समूह एक दूसरे के आमने सामने आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है। उसका रिपल्शन होने के कारण वो हायर एनर्जी के होते हैं और उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। दूसरी जो फॉर्म है, जब हम इसको फिर घुमाते हैं तो उसमें जो दूसरी फॉर्म बनती है वो है गॉश फॉर्म। इसके अंदर एक कार्बन का मेथिल ग्रुप दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु और मेथिल ग्रुप के बीच में होता है, और इस प्रकार का अंतरिक्ष स्वरूपण ही है ये एक तरीके का, लेकिन दोनों मेथिल समूह के मध्य में दूरी कम होती है। इस कारण से अंतरिक्ष स्वरूपण की तुलना में ये हायर एनर्जी स्तर पर होता है। तो ये इसकी गॉश फॉर्म है। आगे हमने इसके रोटेशन और इसके जो डायग्राम है उससे इसको समझाया है। थर्ड है इक्लिप्स फॉर्म। इसके अंदर एक कार्बन का मेथिल समूह दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु के सामने होता है। एक तरीके से तो ये ग्रसित फॉर्म ही है, इस कारण से उच्च स्तर पर होता है, लेकिन दोनों मेथिल समूह के मध्य पूर्ण ग्रसित रूप की तुलना में अधिक दूरी रहती है, इसलिए इसका ऊर्जा स्तर पूर्ण ग्रसित स्वरूपण की तुलना में थोड़ा कम होता है। लास्ट जो फॉर्म है वो है इसकी स्टैगर्ड फॉर्म।
ये सबसे निम्नतम ऊर्जा वाली और सबसे स्टेबल फॉर्म है, क्योंकि सबसे कम ऊर्जा वाली है, इस कारण से ये स्थायी रूप होता है। इसमें दोनों मैथिल समूह एक दूसरे से सबसे ज़्यादा अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं और कार्बन का मैथिल समूह दूसरे कार्बन के दोनों हाइड्रोजन परमाणु के बीच में होता है। इस कारण से इसमें रिपल्शन भी कम होता है, और उसके रिपल्शन कम होता है इसलिए इसकी एनर्जी भी निम्नतम होती है और इसका स्थायित्व अधिक होता है। ये हमने इसके ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मेशनल रूप लिए और इसका एनालिसिस किया। ये यहाँ पर हमने ब्यूटेन का ऊर्जा आरेख दिया है कि ये इसकी एनर्जी के हिसाब से, और ये इसकी अंतरित, ग्रसित, गॉश और ये पूर्ण ग्रसित फॉर्म यहाँ पर जो हमने आगे समझाई उसी को यहाँ पर स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको हमने बताया है। तो एक हमने ले लिया इथेन का एग्जाम्पल, दूसरा हमने लिया ब्यूटेन का एग्जाम्पल, और तीसरा अब हम लेते हैं वो है साइक्लोहेक्सेन के स्वरूपण, कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन दो स्वरूपों में पाई जाती है, एक कहलाती है चेयर फॉर्म और दूसरी बोट फॉर्म। जो चेयर फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। साइक्लोहेक्सेन की बोट फॉर्म की तुलना में अगर हम इसकी चेयर फॉर्म देखें तो चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि हम अब इसको कंपेयर करते हैं साइक्लो हेक्सेन जो है उसके जो फॉर्म बनती हैं इक्लिप्स और स्टेगर्ड, उन दोनों को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। अब ये फर्स्ट वाली जो शुरू में जो फॉर्म दिखाई है वो है चेयर फॉर्म, कुर्सी स्वरूपण, और दूसरा है उसका नाव स्वरूपण। साइक्लोहेक्सेन के बोट स्वरूपण की तुलना हम इथेन के इक्लिप्स फॉर्म से कर सकते हैं। दोनों में हाइड्रोजन परमाणु के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है, जिससे उनमें अधिकतम तनाव उत्पन्न हो जाता है, और इस स्ट्रेन के कारण ही इनका स्थायित्व न्यूनतम होता है। जो हमने कहा कि साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है और बोट फॉर्म कम स्टेबल है, क्योंकि उसका रीज़न हम देते हैं कि इसकी बोट फॉर्म का कंपैरिजन हम इथेन के इक्लिप्स फॉर्म से कर सकते हैं। जैसा हमने इथेन के इक्लिप्स फॉर्म को समझाया था वही चीज़ हम यहाँ पर लेते हैं कि यहाँ पर भी दोनों में हाइड्रोजन परमाणु के जो मध्य जो न्यूनतम दूरी रहती है उसमें अधिकतम स्ट्रेन डेवलप होता है, और इस स्ट्रेन के कारण इनकी स्टेबिलिटी इनकी कम हो जाती है। तो जब इसी कारण से जो बोट फॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है और कुर्सी फॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इस कारण से कुर्सी फॉर्म अधिक स्थायी होता है। तो ये यहाँ पर हमने साइक्लोहेक्सेन के स्वरूपण को लिया और उसके ये दोनों फॉर्म, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म, उसके भी ये डायग्राम से हम इसको यहाँ पर समझाते हैं। तो इस तरीके से कॉन्फॉर्मेशंस लेते हैं और उनके हमने आज यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए, इथेन, ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन। थैंक यू।